I am CA Gautam Soni. We are starting with our new course, new syllabus, new step in your life. ठीक है ना? तो पहले अपने समझते हैं कि अपने कौन से कोर्स के लिए एनरोल करने वाले हैं। सबको पता है सीए, यस सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो थोड़ा सा अपने इसके बारे में समझते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स से स्टार्ट करेंगे। अपना अकाउंट्स सिलेबस में क्या है, कितने मार्क्स का पेपर है, कैसे अपने को आगे बढ़ना है, कैसे अपने नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले 5 मिनट में अपने पूरा सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले बात, सीए क्या है? सीए इज अ कोर्स which lets you to enroll for membership. CA is a course which lets you to enroll for a membership of ICAI. ICAI क्या है? Indian Institute of Chartered Accountants. ठीक है? The Institute of Chartered Accountants of India. ICAI is a prestigious name in Indian market, in Indian industry, in all over India. है ना? आईसीआई का बहुत बड़ा नाम है। आईसीआई का मेंबर होना एक बहुत बड़ा बात आज के दिन में। ठीक है? तो सीए कोर्स क्या करता है? सीए कोर्स हम लोग को इस इंस्टीट्यूट का मेंबर बना देता है। अब अपने डिस्कस करते हैं सीए में क्या है। ठीक है? सीए में कैसे आगे बढ़ना है। सीए में सबसे पहले हम लोग को देना पड़ेगा फाउंडेशन। सीए में सबसे पहले हम लोग को देना पड़ेगा फाउंडेशन। अपने नवंबर के टाइम पे फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, नवंबर 2021। ठीक है? नवंबर के एग्जाम में, नवंबर में अपना 2021 का फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, प्रोवाइडेड ये जो सर्कमस्टेंसेस अभी पैंडेमिक का माहौल चल रहा है ये ठीक हो जाए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने क्लियर कर लिए, अपने यही सोचेंगे अपने क्लियर कर लिए। ठीक है? अपने को क्लियर करना ही है। फिर क्या होता है भैया? फिर हम लोग चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। फिर हम लोग चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ, जिसमें अपने पास होगा 8 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग का 4 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे हम लोग का 8 सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है? जिसका एग्जाम हम लोग देंगे नेक्स्ट ईयर नवंबर के आसपास ही होगा एग्जाम। ठीक है? नवंबर के आसपास ही होगा एग्जाम। ठीक है? इसके अंदर 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप अपने को साथ में देना है और साथ में क्लियर करना है। हम लोग एक ग्रुप एट अ टाइम भी ले सकते हैं और दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। हम लोग एक ग्रुप एट अ टाइम ले सकते हैं और दोनों ग्रुप एट अ टाइम दे सकते हैं। ठीक है? जब ये हम लोग का दोनों में से ये वाला ग्रुप हो जाता है ना, ये वाला ग्रुप क्लियर हो जाता है ना, हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं क्या चीज के लिए मालूम है? सीए फाइनल के लिए। हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल के लिए। उसका एग्जाम इससे 3 इयर्स के बाद होता है, आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स का टाइम चाहिए अपने को। हाँ चाहिए 3 इयर्स का टाइम। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इंटरमीडिएट के बाद जब हम लोग सीए फाइनल में एंटर करते हैं ना, तो हम लोग को सबसे पहले चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अपने को सबसे पहले चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब अपने को किसी सीए फर्म के अंदर जाके काम करना पड़ेगा, सीए वाला काम सीखना पड़ेगा अपने को। अपने को सीए वाला काम सीखना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाके ऑडिट करना पड़ेगा, या कुछ भी जिस भी फील्ड में तुम लोग घुसना चाहोगे वो करना पड़ेगा। ठीक है ना? सीए फील्ड में अपने को प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं।
ये आर्टिकलशिप होता है 3 इयर्स का। इसके अंदर हम लोग को किसी भी सीए फर्म में जाके काम करना पड़ेगा। ये या तो 3 इयर्स का आर्टिकलशिप ले लो, या 2+1 होता है, 2 का आर्टिकलशिप, 1 का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये सब अपने बाद में सीखेंगे। अभी नॉर्मली मानते हैं कि 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए हम लोग को। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीए फाइनल का एग्जाम देने, और वो अपने क्लियर कर लेंगे, और फिर हम लोग बन जाएंगे इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के मेंबर। आज के दिन में इस इंस्टीट्यूट का मेंबर होना बहुत बड़ा बात है ना। एक प्राउड वाला फीलिंग होता है व्हेन यू अचीव दिस। अभी तुम लोग को नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, ठीक है कर लेंगे या जो भी है, बट इसको क्लियर करना एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने को बैकग्राउंड समझ आ गया कि हम लोग क्या चीज के लिए एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे सीए में होता क्या है, सीए सिखाता क्या अपने को। सीए के अंदर अलग अलग फील्ड में हम लोग जाके काम कर सकते हैं। फ्यूचर में अपने को जॉब करना है या खाली नॉलेज लेना है, अपने अलग अलग फील्ड में ले सकते हैं। अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं, टैक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं, कॉस्ट एफएम के एक्सपर्ट बन सकते हैं, या लॉ ऑडिट के एक्सपर्ट बन सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो सीए जो सिलेबस है ना, कहीं पर्टिकुलरली पहले जब फर्स्ट टाइम आई एनरोल्ड फॉर सीए, ये सब मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब व्हेन आई एनरोल्ड फॉर सीए कोई मेरे को ये सब बात नहीं बताया था, है ना। बट लेकिन आज समझते अपने कि वाई सीए। वाई सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब खाली अकाउंटेंसी नहीं होता। अपने को इसका फुल ज्ञान मिलेगा, इसका फुल ज्ञान मिलेगा, इसका काफी हद तक ज्ञान मिलेगा, बिकॉज सीए इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर कॉस्ट एंड एफएम, ठीक है। और अपने को इसका भी बहुत ज्ञान मिलेगा। दूसरा बात, दूसरा बात, अपने को इन सब का ज्ञान मिलेगा, बट आई एम प्रैक्टिकली फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई एम अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और मुझे पता है कि आज के दिन में ओनली सीए इज नॉट सफिशियंट। हाँ, खाली सीए सफिशियंट नहीं है। तो एक बार अपने फाउंडेशन दे देना, तो प्लीज तुम लोग ट्राई करना आगे अदर एवेन्यूज की तरफ बढ़ने का, अदर एवेन्यूज की तरफ बढ़ने का। भैया हम लोग तो सोचे सीए सफिशिएंट है, सीए से हम लोग को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, प्रोवाइडेड हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अदर एवेन्यूज क्या क्या हो सकता है, अदर एवेन्यूज क्या क्या हो सकता है। देखो तुम लोग को थोड़ा सा काउंसलिंग कर रहे हैं पहले, ठीक है, ताकि तुम लोग समझो कि इम्पोर्टेंट है। अदर एवेन्यूज क्या हो सकता है, अपने फाइनेंस फील्ड में जा सकते हैं, अपने कॉस्ट का फील्ड में जा सकते हैं, अपने लॉ का फील्ड में जा सकते हैं। अगर खाली अकाउंट्स में रहना है ना, अगर खाली अकाउंट्स में रहना है ना अपने को, तब सीए सफिशिएंट है। लेकिन फाइनेंस के फील्ड में अलग अलग और कोर्सेज है, सीएफए, एफआरएम एटसेट्रा, वो सब कर सकते हो। इसके अंदर आईसीडब्ल्यूए बोल के होता है, वो तुम लोग कर सकते हो, और सीएस कर सकते हो फॉर लॉ, ठीक है। किसी को अगर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है ना, या किसी को, तो वो इसमें नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। और किसी को अगर थ्योरी बहुत अच्छा लगता है ना, नॉलेज वाइज, तो इसमें जाना चाहेगा। ये है सीएस। अब सीएस हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं, या आईपीसीसी के बाद, इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान। अब हम लोग पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन में हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीए फाउंडेशन में अपने को क्या करना है। चलो, सीए फाउंडेशन में अपना ये चैप्टर है, अपना ये पेपर है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग।
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स से रिलेटेड पूरा सिलेबस है अपना, ठीक है। 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली क्लास 11 का कुछ पोर्शन है, क्लास 12 का कुछ पोर्शन है, और अदर्स का एक छोटा सा पोर्शन है जो तुम लोग पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो अपने अभी ना तुम लोग का जब तक बोर्ड्स का एग्जाम का फाइनलाइजेशन नहीं होता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, अपने इस पे फोकस करेंगे, क्लास 12 का जो पार्ट है। उसके बाद जब बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा या बोर्ड्स होगा कि नहीं होगा या जो भी होगा, उसके बाद अपने ना आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे क्लास 11 और अदर्स के पोर्शन पे, क्लास 11 एंड अदर्स के पोर्शन पे। आओ एक बार सिलेबस की तरफ फोकस कर लेते हैं। चलो, अच्छा किसी को कभी भी कोई डाउट हो ना कि भैया मेरे को ये करना है या इसमें ये कैसे करे, या ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे, आज नहीं फॉर एवर, तुम लोग कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं कंटेंट क्या, सिलेबस क्या, पहले सिलेबस की तरफ फोकस करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अच्छा ये सब अपने को ना आईसीएआई का साइट में मिल जाएगा। आईसीएआई का साइट है ICAI.org, उसमें अपने को सब कुछ मिल जाएगा। तुम लोगों को कुछ चीज का डाउट है तो तुम लोग वहां जाके भी देख सकते हो और मेरे से भी पूछ सकते हैं। आओ अपना सिलेबस क्या, सिलेबस की तरफ एक बार फोकस करते हैं। एक है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होगा, इसके अंदर से मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आता है, हाँ आता है, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। ये थ्योरी पोर्शन है तो 5 मार्क्स कम से कम आएगा ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये अपने बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे इसके अंदर क्या करना है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स, अदर सब्सिडियरी बुक्स। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अपने को बनाना है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये एकदम मतलब इसका भी एक क्वेश्चन आना ही आना, फेवरेट है ये भी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फेवरेट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, थ्योरी फेवरेट एग्जाम व्यू पॉइंट से, 5 मार्क्स, दोनों 5 5 मार्क्स। बीआरएस बोल के एक अलग से पूरा चैप्टर है तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आना ही है, और इन्वेंट्रीज का भी एक क्वेश्चन आता ही है। फिर डेप्रिसिएशन, ये सब अपना 11 में पढ़ा हुआ है, सब अपना 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, ये तुम लोग नहीं पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स, ये अदर्स वाला पोर्शन है, देखो ये अदर्स का पोर्शन है जो अपने बाद में करेंगे। डिफिकल्ट है क्या, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आराम से करेंगे धीरे धीरे ना तो सब समझ आएगा। ये अदर्स वाला पोर्शन है, इसमें 2 क्लास, इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 क्लासेस, ये दोनों एक एक क्लास का चैप्टर है। इतना इतना क्लासेस लगेगा और ये पोर्शन कवर हो जाएगा जो अदर्स वाला पोर्शन है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये अपने सिलेबस में था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, ठीक है। अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से, अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप भैया एग्जाम में कितना मार्क का आता है, पार्टनरशिप हम लोग के फुल सिलेबस है, फुल मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डेथ और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कितना मार्क्स का आता है, ये 10 to 15 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, सीए फाइनल में क्या होता है ना, सीए फाइनल में क्या, रादर पूरा सीए कोर्स में क्या होता है ना, सिलेबस बहुत बड़ा होता है लेकिन एक बड़े से पोर्शन से एक क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को सब आना चाहिए। यहाँ पे नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत वास्ट है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, इस पूरे नॉलेज के अंदर में से ना एक छोटा सा चीज पूछा जाएगा। अब जैसे पार्टनरशिप तुम लोग को पता है कितना बड़ा है, अपने पूरा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन वगैरह करते करते अपने कितना दिन निकाल दिए, 3 महीना निकाल देते हैं अपने क्लास 12 में। इसमें से आएगा यहाँ पे कितना मार्क्स का, 10 to 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 10 मार्क का आएगा।
आगे एनपीओ, एनपीओ अपने 11 में आईएससी में था एंड 12 में सीबीएसई में था, वैसा सा ये कोई डिफरेंट नहीं है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों ही है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, यही सिलेबस है अपना। इससे मोटा मोटी 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो क्लास 12 का अपना जो सिलेबस है ना, उसमें अपना 15 प्लस अगर ये भी कंसीडर कर ले 10 मार्क्स का, तो 25 और ये 15, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लास 12 का सिलेबस से अपना 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो 40 मार्क्स छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। और एक और बात, सीए फाउंडेशन में अपने को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पेपर्स, देयर आर 4 पेपर्स, ईच पेपर में अपने को एटलीस्ट 40 चाहिए एंड ओवरऑल परसेंटेज अपने को एटलीस्ट 50 चाहिए, ठीक है। हर एक पेपर में अपने को 40 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए और ओवरऑल अपने को सिलेबस में 50 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। तो तुम लोगों को सिलेबस दिख गया होगा, सिलेबस कुछ टफ नहीं है, क्लास 11 से देखा जाए तो सब 11 से ही है, ऊपर वाला पोर्शन इजी है, अपने पढ़ चुके हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहां से अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि न्यू है, जो अपने लास्ट में करेंगे आफ्टर आवर एग्जाम्स, 12 का एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है। और बाकी सब अपने को आता है, बीआरएस क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, अदर्स अपने कर चुके 11 में, ठीक है ना। अपना सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 40 मार्क्स का अपना 12 के क्लास से आने वाला है, और अपने उससे शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से, जो 10 to 15 मार्क्स का आने वाला है। आ जाओ, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसका मटेरियल तुम लोग को हम भेज देंगे। तुम लोग अगर एनरोल करा चुके हैं इंस्टीट्यूट से, तो इंस्टीट्यूट भी मैथ मटेरियल देता है अपने को, है ना। बेस्ट वे, बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इज आईसीआई का मटेरियल ओनली। जो आईसीआई का मटेरियल दे दिया ना फाउंडेशन में, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये मटेरियल पूरा कर लो तो, ठीक है। चलो अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। अपने पढ़ चुके पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में होता क्या था, पार्टनरशिप में होता क्या था, सबसे पहले अपने पढ़े थे व्हाट इज पार्टनरशिप, टू और मोर देन टू मेंबर्स, मेंबर्स नहीं पर्सन्स बोल लेते हैं, कम टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना। बिजनेस होना जरूरी है यहाँ पे, यहाँ पे बिजनेस होना जरूरी है। चैरिटी अगर होगा ना तो पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा उसको, ठीक है। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। आओ, ये चैप्टर है ना अपने थोड़ा फास्ट क्लियर करेंगे। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो या कोई चीज का फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा ना, तो तुम लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकता है मेरे से, और चैट में टाइप करके भी पूछ सकता है मेरे से, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस ह्यूज है, सीए फाउंडेशन में सिलेबस छोटा नहीं होता, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अपने क्लास 12 की तरह आराम आराम से मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपने को फटाफट मूव करना पड़ेगा, और स्पेशली इन चैप्टर्स में जो अपना क्लास 12 में किया हुआ है, और तुम लोग तो 1 साल से ऊपर हो गया पार्टनरशिप पढ़ते हुए, तो तुम लोग को पार्टनरशिप तो और अच्छे से आता ही होगा। आओ, पार्टनरशिप क्या है देखो, एन अग्रीमेंट एंटर्ड बाय ऑल पर्सन्स कंसर्न, ऑल पर्सन मतलब 2 या मोर देन 2, है ना। आगे देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना जरूरी है, चैरिटी नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड्स में भी आया हुआ है, क्लास 12 के बोर्ड्स में भी आया हुआ है कि 2 या 2 से ज्यादा जन आके
एक चैरिटी करना शुरू किए तो उसको अपने पार्टनरशिप से गवर्न कर सकते हैं क्या, पार्टनरशिप बोल सकते हैं क्या? आंसर होगा नो, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना कंपलसरी है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब या तो सब मिलके बिजनेस करो या एक आदमी, एक पार्टनर जाके बिजनेस कर सकता है सबके बिहाफ पे। अनलिमिटेड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी डेट करता है, पैसा चुका नहीं पाता, उस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स खत्म हो गया तो उनको घर से पैसा लाना पड़ेगा, उनको खुद के घर से पैसा लाके देना पड़ेगा बाहर वाला को, ठीक है ना? एक पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व हो रहा है, से फॉर एग्जांपल डिसॉल्व हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो गया, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर अपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपने सारा असेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं लायबिलिटीज का, है ना? उसके बाद अपने बैंक अकाउंट बनाते हैं और अपने पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं ना, तो अपने कभी देखते हैं अगर उसके अंदर में डेबिट बैलेंस आया, अगर पार्टनरशिप अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया तो अपने क्या करते हैं, बाई बैंक कर देते हैं उसके अंदर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्म के पास पैसा आ रहा है। कौन पैसा लेके आ रहा है? वो पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। तो पार्टनर का घर से पैसा ला रहा है, हाँ घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि असेट्स आर नॉट लिमिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर एसेट से हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए बाहर वाले लायबिलिटी का, तो पार्टनर को घर से लाके पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये अपने को पता था इतना सब। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अपने को पता है क्या क्या होता है, ये तो सब में नॉर्मल है, ये तो सब में नॉर्मल है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब में नॉर्मल है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अपने बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स अपने को पता है दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड के अंदर अपने दो अकाउंट्स बनाते हैं, क्या, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और कैपिटल के अंदर में क्या होता है, कैपिटल के अंदर खाली वही पैसा होगा जो मेन पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर में, बिजनेस चलाने के लिए, उसको अपने बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डेली डे टू डे एक्टिविटी वाला जो ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर लोग के बीच में या फर्म के साथ पार्टनर का, वो आएगा। जैसे क्या, जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी एंड कमीशन, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां क्या आएगा, यहां खाली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आएगा और ड्रॉइंग्स आएगा अगेंस्ट दैट कैपिटल। इस कैपिटल के अगेंस्ट अगर कोई ड्रॉइंग्स करते तो वो आएगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में हम लोग एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर ये दोनों है ना, ये सारा इसी में आ जाएगा। अपने को पता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, वाई पार्टनरशिप, है ना, वाई पार्टनरशिप। तो वाई पार्टनरशिप का क्यों है अपने बता देता है, पहले अपने बताते हैं फिर अपने पढ़ते हैं, ठीक है? पहले अपने देखते हैं अपने को क्या याद है या अपने क्या सीखे हैं क्लास 12 में। पार्टनरशिप क्यों चाहिए, पार्टनरशिप में एक सुविधा हो जाता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं, ठीक है? तो दो से ज्यादा आदमी लोग अगर आ जाते हैं तो अपने पास कैपिटल भी ज्यादा आ जाता है लगाने को बिजनेस में। फिर हो सकता है अलग अलग पार्टनर का अलग अलग स्पेशलिटी हो, अलग अलग फील्ड के अंदर में, है ना?
तो वो लोग अपना अपना दिमाग लगा के कुछ यूज कर सकता है बिजनेस के अंदर। देखो यहाँ क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू कोप विद फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ बिजनेस। एक इंडिविजुअल आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टू और मोर इंडिविजुअल्स में डिसाइड टू पूल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, पैसा लगाना, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉलेज लगाना। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ये सब बताओ, ये सब अपने को जरूरत नहीं है। आगे देखो, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस। थ्योरी का क्वेश्चन आता है, हाँ आता है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन सबके लिए बिहेव कर रहा है, या फिर सबको मिलकर बिहेव कर रहे हैं। आगे देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट एज पर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये अपने क्लास 12 में पढ़ चुके हैं कि ये एक्ट के बदौलत बोला गया है कि एक अग्रीमेंट होने से बढ़िया रहता है। ठीक है, the relation of partnership arises from contract between parties and not from status, as it happens in case of HUF. A formal or written agreement is not necessary. तो अपने एक क्वेश्चन करते थे क्लास 11 में, क्या पार्टनर लोग के बीच में एक अग्रीमेंट होना, रिटन अग्रीमेंट होना जरूरी है क्या, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर चैट सेक्शन में? हाँ सर, पार्टनरशिप डीड होना जरूरी होता है। नहीं, डीड होना जरूरी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड होना इज नॉट नेसेसरी। यस नमन, पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है, अपने पढ़े हैं क्लास 12 में। पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है उसका, लेकिन कुछ कुछ रिपरकशंस हो सकता है। जैसे क्या? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, कोई रेमुनरेशन पार्टनर लोग को नहीं दिया जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। और क्या होता है, अगर पार्टनर कोई लोन दे फर्म को तो उसके ऊपर में इंटरेस्ट 6% पर एनम लगेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम लगेगा। ठीक है, इसके अंदर एक और था एडमिशन वाला। क्या था कि एनी न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री। याद आ रहा है कुछ? पार्टनरशिप डीड होना नेसेसरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर में। क्यों? क्योंकि एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते जो तुम लोग को क्लास 12 में पढ़ाते थे, उस टाइम तुम लोग छोटा था तो ये गंदा सा एग्जांपल दिया जाता था। फनी एग्जांपल है बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। सपोज आज मैं और तुम कोई भी एक जन डिसाइड करते हैं कि यार पुचका बेचेंगे। ये क्लास में बहुत बार एग्जांपल दे चुके, वापस से दे देते हैं। पुचका बेचेंगे, तो हम लोग बोले, तुम बोला भैया पुचका बेचने का आइडिया बढ़िया, मेरे घर के नीचे पुचका वाला बैठता है, बहुत पैसा कमाता है, अपने भी कमाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, एक ठेला चाहिए। कोई पुचका वाला से एग्रीमेंट कर लिया, वो पुचका बना के दे देगा, मसाला वसाला सब रेडी करेगा। बेसिकली अपने क्या किया, एक पुचका का बिजनेस स्टार्ट कर लिए। हम लोग नहीं बेच रहे, किसी आदमी को रख ले कि भाई तू पुचका बेच, मेरे से सैलरी ले लेना, पैसा हम लोग लगा रहे हैं। तो एक छोटा सा बिजनेस हो गया ना अपने पास, एक छोटा सा मॉडल हो गया ना, जिसके अंदर अपने को 8-10 हज़ार रुपया लगाना पड़ा और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू हो गया। तो क्या वो पार्टनरशिप है? क्या वो पार्टनरशिप है? यस। क्यों? टू और मोर देन टू पीपल्स आर कमिंग टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस। यस, मैं और तुम। क्या बिजनेस है यहाँ पे? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है? यस है।
है ना। अगर ये दो फुलफिलमेंट हो गया ना, इसका मतलब हम लोग पार्टनरशिप में आ गए हैं। तो क्या अपने को वो पुचका ठेला बेचने के लिए, पुचका का ठेला लगाने के लिए अपने को कोई रिटन एग्रीमेंट चाहिए होगा क्या? अपने बोलेंगे चल रिटन एग्रीमेंट बना, नहीं ऐसा नहीं है। तुमको मेरे पे विश्वास है, मेरे को तुम पे विश्वास है, चलो काम करते हैं। तो वो भी पार्टनरशिप है। उससे अपने को समझ आएगा कि रिटन एग्रीमेंट होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट कर लेना चाहिए लॉ के नजर से। अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, तो नो वन विल बी बाइंड बाय लॉ। लॉ किसी को भी पकड़ नहीं सकता। आज कल हम तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तुम मेरा पैसा लेके भाग जाएगा कुछ का वजह से, हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब हम लोग एक नया चीज सीखते हैं कि अगर रिटन अग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई किसी को सू नहीं कर सकता। मतलब कोई किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, कोई किसी को सू नहीं कर सकता, मतलब कोई किसी को अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसका मतलब पार्टनर्स एक दूसरा के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, कोई बाहर वाला आदमी हम लोग को केस नहीं कर सकता, या हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रिटन अग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक लाइन हम लोग को पढ़ने मिला, अ फॉर्मल और रिटन अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस होना नेसेसरी है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए हम लोग का। अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हम लोग, मिलके कुछ और काम कर रहे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो दोस्ती यारी है या सोशल वर्क है, दैट इज नॉट पार्टनरशिप। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में है, ठीक है। बिजनेस का मतलब ये होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अपने साथ में आते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो लॉ में तुम लोग को हम बोला था, खाली ये लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना। मतलब दे मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इनकम, है ना। देखो, बिकॉज नो पर्सन इज अ पार्टनर अनलेस ही और शी हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम लोग के पास, किसी के पास राइट नहीं है ना प्रॉफिट शेयर करने का, तो हम पार्टनर नहीं हो सकता। मतलब कि तुम लोग बोले कि एक काम करो, तुमको सैलरी देंगे, तुम पार्टनर बन जाओ, लेकिन प्रॉफिट नहीं देंगे, तो पार्टनरशिप है क्या? नहीं, हम पार्टनर नहीं होंगे, ठीक है। ये मजेदार लाइन देखो, सेक्शन 4 ऑफ, सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है अपने को, खाली चीज याद रखना, कंटेंट याद रखना, उससे हो जाएगा। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 does not insist upon sharing of losses. Thus, a provision for sharing of loss is not necessary. कभी सोचा था ऐसा? पार्टनरशिप में बोला नहीं कि लॉस शेयर करना जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, ऐसा होता है क्या? ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो नहीं होता, लेकिन लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोग को बोला था प्रॉफिट मतलब नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है, जिसका मतलब होता है लॉस। इसका मतलब लॉस भी आपस में शेयर करना पड़ेगा। बट सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉस। लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक पार्टनर सबके लिए काम कर रहा है, या सब पार्टनर मिलके एक पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस दैट द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये थ्योरी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। ये थ्योरी के लिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, माइनर एज अ पार्टनर। अब माइनर मतलब कौन होता है? जो 18 ईयर्स से नीचे का हो, ठीक है। A minor can be added in partnership firm, but the condition is that he can be admitted to share profit only. उसको खाली profit ही मिलना चाहिए। He cannot be made to share losses. उसको नहीं बोल सकते कि तुमको loss share करना पड़ेगा। If the partnership firm suffers loss, then it will be borne by other major partners in their PSR. तो ये एक नया कहानी सुनने मिला तुम लोग को कि माइनर पार्टनर हो सकता है। हाँ, माइनर पार्टनर हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि उस पे तुम लोग, छोटा सा बच्चा क्यों, तुम लोग फोर्स नहीं कर सकता कि तुमको लॉस भी लेना पड़ेगा।
वो छोटा सा बच्चा है ना, माइनर मतलब कौन हुआ, जो 18 इयर्स के बिलो, तो वो छोटा सा बच्चा को फोर्स नहीं कर सकते तुमको लॉस लेना पड़ेगा, उसको तुम खाली प्रॉफिट दे सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, मिनिमम पार्टनर्स 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर्स, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्संस as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on business, ठीक है। अब देखो, रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50, thus maximum number of members in partnership are 50। भैया ये क्या हुआ, एक जगह 100 लिखा है, एक जगह 50 लिखा है, क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। क्यों मानेंगे, सुनो, कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि कोई भी आदमी अगर मिले साथ में कोई बिजनेस करने के लिए तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्संस में बी प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। मतलब क्या, कंपनीज एक्ट बोला कि 100 से ज्यादा आदमी मिलके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, 100 से कम ही होना चाहिए। एक्ट के अंदर में होता है रूल्स, एक्ट के अंदर में होता है रूल्स, ठीक है। तो 2014 में उस एक्ट के अंदर एक रूल निकाला गया, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, जिसके अंदर बोला कि पार्टनरशिप के अंदर में मैक्सिमम पर्सन 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपर लिमिट दिया था, अपर लिमिट, इससे बेसिक कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, चाहे पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलके। और उसके अंदर में रूल्स बनाया गया 2014 इनकॉर्पोरेशन रूल्स उसको बोलते हैं, जिसमें बोला कि कोई भी पार्टनरशिप के अंदर में 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता है। तो अपने बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स अलाउड इज 50 ओनली। ये सीख लिए हम लोग, है ना। देखो, पहले ऐसा बोला जाता था कि कंपनीज एक्ट में बोल रहा 50 से बेसी नहीं होना चाहिए, अब रूल्स निकाला उसके अंदर में, उस सॉरी कंपनीज एक्ट में बोला था 50 से बेसी नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम लोग को 12 में ऐसा बोले, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से समझो कि कंपनीज एक्ट में बोला 100 से बेसी नहीं होना चाहिए कोई भी मिलके एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। और कंपनीज एक्ट के अंदर में एक रूल निकाला खाली पार्टनरशिप के लिए कि पार्टनरशिप के अंदर तो भैया 50 से बेसी आदमी नहीं हो सकता, है ना। तो अब अपने लॉ में ज्यादा बात करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या था, कंपनीज एक्ट क्या होता है और कंपनीज रूल्स क्या होता है। एक्ट बनता है एक बुक, और उस बुक का एक चैप्टर है, समझ लो ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, वो ऊपर वाला ज्ञान का जरूरत नहीं। ये देखो, सेक्शन 2 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 defines limited liability partnership as a partnership formed and registered under this act। LLP एक्ट, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वैसे LLP एक्ट है 2008 में जो आया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनी रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और बिटवीन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप and its partner which determines the mutual rights duties of partners and their rights and duties in relation to that of limited liability partnership act। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग होता है, इसको हम लोग इनकॉर्पोरेटेड अथॉरिटी भी बोलते हैं। पार्टनरशिप जो है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है, लेकिन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड होता है। उसका मतलब तुम लोग बाद में सीख जाएगा, कोई बात नहीं, समझ आया। एलएलपी में क्या होता है, अपने जानते थे कि लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अपने जानते थे पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसके बाद एलएलपी निकाला गया जिसके अंदर बोला कि लिमिटेड लायबिलिटी होगा पार्टनर लोग का। उसका नियम देखो, ये बहुत फेमस हो रहा है, एलएलपी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है।
क्या बोल रहा है? एलएलपी, तो एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न हो रहा है, तो उस पे 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका प्रोविजन अप्लाई नहीं होना चाहिए। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिख दिया ना कि इसकी तरह एक्ट करो, तब उसकी तरह एक्ट करना, वरना ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हो गया इजी। ये देखो इंपॉर्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी। As per the LLP Act, any individual or body corporate may be a partner in a LLP, provided that an individual shall not be capable of becoming a partner of a limited liability partnership if, ये important है। भैया हाँ बोलो। बहुत धीरे आवाज आ रहा है आपका। आवाज धीरे आ रहा है क्या? हाँ अब ठीक है, बहुत धीरे आ रहा था। अब ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, दैट एन इंडिविजुअल शैल बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। कब होना चाहिए पार्टनर? he has found of an he has found to be of unsound mind by court of a competent jurisdiction and the finding is in force। unsound mind का है तो पार्टनर नहीं बन सकता। he is an undischarged insolvent। insolvent का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई प्रॉपर्टी, पैसा नहीं है, लोगों का पेमेंट नहीं कर सकता वो। ठीक है, अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। मतलब वो अपना हाथ खड़ा कर चुका है, वो बोल दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है लोगों का पेमेंट करने के लिए, वो एप्लीकेशन दे चुका है उसके लिए, अभी तक घोषित नहीं हुआ इंसॉल्वेंट, लेकिन एप्लीकेशन दे चुका है और एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। इन सब केसेस में वो एलएलपी का मेंबर नहीं बन सकता है। एलएलपी में मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो क्या हुआ? पार्टनरशिप तो है, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए लिमिटेड liability partnership is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of LLP incurred during that period। क्या बोला? हम समझा दे रहे हैं। बोल रहे कोई भी एलएलपी के अंदर में अगर नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो गया और अगर वो एलएलपी 6 महीना से ज्यादा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया और उस पर्सन को नॉलेज है, जो एक मेंबर बच गया, कि ये एलएलपी में खाली हम इकलौता मेंबर बचा है या इकलौता पार्टनर बचा है, तो जो भी ऑब्लिगेशन होगा ना एलएलपी का बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए, वो आदमी उसके लिए पर्सनली लायबल रहेगा। ठीक है, आओ ये इंपॉर्टेंट है। इससे अपने सीखेंगे एलएलपी क्या होता है, कौन सा लॉ से चलता है पार्टनरशिप एक्ट, तुम लोग को पता चल गया अभी तक। और एलएलपी किससे चलता है? एलएलपी एक्ट 2008 से। रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। अपने पढ़ चुके कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, इसमें आरओसी के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। आरओसी मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हम लोग को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एलएलपी का, इसलिए ये कॉर्पोरेट एंटिटी है। ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास हम लोग को इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्रिएशन अग्रीमेंट से क्रिएट हुआ है, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन हो सकता है ना, हम लोग आपस में बात कर लिए कि चल पार्टनरशिप खोलते हैं और पार्टनरशिप फर्म खोल लिए, वैसा भी हो सकता है। इसमें देखो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से बना है ये। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? ये है, अभी बताया ना बॉडी कॉर्पोरेट है, ये नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इसका अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब समझ आ रहा है एलएलपी का बेनिफिट्स क्या है ओवर पार्टनरशिप, और एलएलपी क्यों ज्यादा बेनिफिशियल आज के दिन बनाना, और एलएलपी ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम कंपनी के जैसा काम करता है ये,
लेकिन कंपनी से थोड़ा सा लीनियंट है प्रोसेस। परपिचुअल सक्सेशन, अपने कंपनी में क्या पढ़े, इट हैज अ परपिचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपिचुअल सक्सेशन। अगर पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा या पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 50, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट। एक और एडवांटेज हम लोग को दिख गया एलएलपी बनाने के लिए, यहाँ पे खाली 50 पार्टनर आ सकता है, यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर्स आ सकते हैं। ये देखो, आज तुम लोग ये चीज देख के शॉक हो जाएगा, ओनरशिप ऑफ असेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। समझ आया? अपने पार्टनरशिप का बैलेंस शीट देखते थे, यहाँ पे असेट 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 होता था, वो पार्टनरशिप का असेट नहीं हो सकता था, फर्म का असेट नहीं होता था, तो किसका होता था? वो सब असेट किसके नाम पे होता था? पार्टनर लोग के नाम पे होता था, वो सब असेट पार्टनर लोग के नाम पे होता था। और पार्टनरशिप फर्म कभी भी असेट होल्ड नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी है सीपीटी के अंदर में कि कैन अ पार्टनरशिप फर्म ओन एनी असेट्स, उसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म में असेट होता है ना, वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं होता है, पार्टनर्स के नाम पे होता है, और पार्टनर्स लोग उसको फर्म में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना? ये देखो, द एलएलपी हैज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड कैन ओन असेट। जब ये अलग है पार्टनर लोग से तो ऑब्वियसली अलग से ओन कर सकता है असेट को। अनलिमिटेड, पार्टनर लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर आर सेवरली एंड जॉइंटली लायबल, मतलब बता दे रहा, तुम लोग पढ़ लेना, इसका मतलब होता है कि अगर फर्म पेमेंट नहीं कर पाया तो पार्टनर को अपने घर से पर्सनल एसेट ला के पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ देखो, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय पार्टनर। तो यहाँ तक तो ठीक है कि पार्टनरशिप लायबिलिटी उन लोग का कहाँ तक है, जहां तक वो लोग कैपिटल दिया है फर्म के अंदर में, जहां तक वो लोग कैपिटल दिया है फर्म के अंदर में, एक्सेप्ट कोई बदमाशी किया ना, अगर ये लोग फ्रॉड कर दिया या फिर कुछ बदमाशी किया तो अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, ये तो लाना ही चाहिए, है कि नहीं? बदमाशी करेगा तो घर से पैसा लाना ही पड़ेगा। आगे देखो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर। Partners are agent of the firm only and not of other partners. Important. यहाँ पे क्या था, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में भी एक्ट कर सकता है और फर्म के बिहाफ में भी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टनर खाली फर्म के बिहाफ में एक्ट कर सकता है, दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट नहीं। तो अपने को समझ आ गया कि एलएलपी का स्कोप कितना अच्छा है पार्टनरशिप फर्म से, ये सब रीजंस के वजह से, इसीलिए आजकल ना एलएलपी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। डीड क्या होता है? जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको डीड बोलते हैं। ये सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है, डीड में क्या क्या होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनर का नाम होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म क्या रीजन से बना है, पार्टनरशिप फर्म क्या कोई ड्यूरेशन के लिए बना है, नहीं, पार्टनर लोग को किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब तुम लोग रीड कर लेगा, तुम लोग को आ जाएगा, इसमें अलग से कुछ बताने का नहीं है। ये फाइल जो है तुम लोग को हम आज भेज देंगे, ठीक है, ये पीडीएफ। अगर तुम लोग बुक लेके आ चुका है आईसीएआई से मिल चुका बुक तो उसमें है ये सब। चलो, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है तो क्या होगा? नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। एंड अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पे इंटरेस्ट 6% पर एनम होगा। Interest at the rate of 6% per annum it is to be allowed on partners loan to the firm। ये अपने को आता है, ये अपने क्लास 12 में भी पढ़े हैं, 12 के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In the absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is profit। ये तो पता ही है, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखें क्या? ए एंड बी कमेंस्ड अ बिजनेस, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, वो लोग प्रॉफिट इतना इतना लेके आए। इन एडिशन ए एडवांस किया फर्म को, एडवांस मतलब लोन दिया फर्म को। ए मेट विद एन एक्सीडेंट on 1st April 2019 and could not attend to the partnership business up to 30th June. The profits for the year ended 31st December 2019 amounted to this rupees. Disputes have been arisen. क्या dispute है? A बोल रहा है he should be given interest at the rate of 10% on capital and 10% on loan. क्या A right है? कौन बताएगा, बताओ। नहीं। A right नहीं है। क्यों right नहीं है A? भैया डीड नहीं है कोई। हाँ, वेरी गुड। डीड नहीं है तो क्या करना होगा? डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और ये बोल रहा है कि प्रॉफिट, हम ज्यादा कैपिटल लगाए तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दो। ए बोल रहा है हम ज्यादा प्रॉफिट लगाए तो प्रॉफिट ज्यादा दो। ये सही है क्या? ये सही नहीं इक्वली है। डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। बी क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बी यहाँ पे करेक्ट है। ही शुड बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 1000 पर एनम ड्यूरिंग द मंथ। बोल रहा कि ए तो यार 4-5 महीना नहीं आया था, तो जितना दिन ए नहीं आया मेरे को 1000 रुपया का सैलरी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली हम संभाले हैं। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो डीड नो सैलरी। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को 6% दो, तो वो भी गलत है। लोन 6% पर एनम, हाँ इसका ये सही है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, तो देख लो वही आंसर में दिया हुआ रहेगा। नीदर ए नॉर बी विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बोथ ए एंड बी ऑन लोन। ऑन लोन है ये, ठीक है। ऑन अमाउंट एडवांस्ड। प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली। नो रेम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू बी। तो तुम लोग देख रहे कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना वही है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये अपने पास्ट एडजस्टमेंट बोल के एक क्वेश्चन करते थे, एक टॉपिक था अपने पास पास्ट एडजस्टमेंट बोल के, उसका क्वेश्चन है। घर में देखना समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया किसी को तो कोई भी मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। थ्योरी लीड व्हाट आर दी पावर्स ऑफ पार्टनर है ना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि बताओ ये पावर है कि नहीं पार्टनर का। तो ये रीड कर लेना, तुम लोग को समझ आ जाएगा। ये भी कुछ विशेष नहीं है। आगे देखो पीएल अप्रो अकाउंट। पीएल अप्रो में क्या होता है तुम लोग को पता है? अपने को पता है, अपने पीएल बनाते हैं। पीएल से हम लोग का निकल के आता है नेट प्रॉफिट। पहले ट्रेडिंग बनता है फिर पीएल बनता है। पीएल से अपना बनता है नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं? उस नेट प्रॉफिट से हम लोग बनाते हैं पीएल अप्रो। क्या बनाते हैं? पीएल अप्रो मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है बाई पीएल बोल के। उसके बाद अपने क्या करते हैं? उसके बाद अपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स, मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जिसको अपने बोलते हैं। क्या चीज में अप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज किए तो वो इस साइड में दिखाया जाता है ना? ठीक है। एक दो चीज डिस्कस कर ले क्लास 12 का। अगर नेट लॉस है तो बताओ पीएल अप्रो बनेगा क्या? नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पीएल एप्रो खाली प्रॉफिट में तो बनेगा। वेरी गुड। पीएल एप्रो तो खाली प्रॉफिट में ही बनता है। पीएल एप्रो बनाने का मोटिव क्या है? पीएल एप्रो बनाने का मोटिव है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो उसका एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, है ना? अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो उसका एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? तो इन केस ऑफ लॉस पीएल एप्रो विल नॉट बी मेड। तो क्या करेंगे? तो देखो उस केस में हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं पीएल अकाउंट का। उस केस में अपने एक्सट्रैक्ट बनाते हैं पीएल अकाउंट का। उससे क्या होता है? उससे हम लोग एक ऐसा इस टाइप का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, पीएल अकाउंट एक्सट्रैक्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 12 में भी तो देख लो एक बार, यहां पे निकल के आएगा हम लोग का लॉस, और उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देंगे। उस लॉस को अपने क्या करते हैं? उस लॉस को अपने पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक है ना? जैसे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा, ये आ गया लॉस का फिगर, और इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। ये एक पॉइंट डिस्कस हो गया। चलो प्रॉफिट है, हम लोग के पास प्रॉफिट है, बट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है फॉर एप्रोप्रिएशन। बट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है फॉर एप्रोप्रिएशन। मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, रेमुनरेशन देना है, ठीक है? अगर इसको जोड़ देना देन दिस इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। दिस इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इस केस में क्या किया जाएगा बताओ? रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बात। वेरी गुड। प्रॉफिट will be distributed in the ratio of appropriations to be made। ये दो मेन क्वेश्चन था जो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दिया है कि नहीं। तो ये सबको समझ आ गया? आई गेस सबको ये आता होगा। एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो कि हाँ भैया आता है ये वाला। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन में बोला जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या चीज का? प्रॉफिट का। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में अपने को सैलरी दिया हुआ होगा बी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इजी। ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसका क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो राम रहीम और करीम क्या करे? तो अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है, पूरा पॉइंट्स डिस्कस कर चुके अपने इसके अंदर। इस क्वेश्चन में एक नया चीज देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में एक नया चीज देखने को मिलेगा। देखो
A and B start business on 1st January 2019 with capitals of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. And interest is to be allowed on opening capitals at the rate of 6% per annum. ठीक है? The remaining profits are distributed among the partner in the ratio of 5:3. During the year 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounted to 25,000. यहाँ लिख दिया उसको. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purposes. ठीक है. यहाँ पे लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दिया हुआ है. तो ये लोग क्या किया देखो यहाँ पे, सिंस डेट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड दैट ड्राइंग्स आर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर. क्या बोलना चाह रहा है ये लोग? बोले रेट भी नहीं दिया ना तो अज्यूम कर लेते लास्ट डे में किया होगा. ये अजम्पशन नहीं भी होता ना तो भी हम लोग यही काम करते. सपोज क्वेश्चन में दिया होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ से 10% पर एनम, और सेम क्वेश्चन है खाली ये और लाइन दिया है, तो क्या करते बताओ? कौन बताएगा? 6 months के लिए निकालते. वेरी गुड. 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज ड्राइंग पीरियड, एक एवरेज ड्राइंग पीरियड होता है ना, सॉरी एवरेज, हाँ एवरेज ड्राइंग पीरियड ही बोलते हैं उसको. एवरेज पीरियड अपने निकालते थे ना, और जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है वो मान लेंगे 6 मंथ्स है, वो मान लेंगे 6 मंथ्स है. उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. ये कब करते हैं? ये अगर हम लोग को डेट ऑफ विथड्रॉवल नहीं पता, डेट ऑफ विथड्रॉवल नहीं पता या फिर पैटर्न नहीं पता. एक ऐसा पैटर्न वाला भी क्वेश्चन होता था ना कि ड्राइंग्स आर मेड एंड द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ हाफ ईयर, ऐसे करके. तो ना ही मेरे को कोई पैटर्न पता है और ना ही मेरे को कोई डेट ऑफ विथड्रॉवल पता है. बस बोल दिया कि साल में इतना रुपीस विथड्रॉ किया, या फिर अगर ऐसा भी लिखता है ना कि ए विथड्रू रुपीस से 500 एवरी मंथ, बस कौन सा दिन किया ये नहीं पता, तो भी अपने टोटल ड्राइंग्स पे 6 मंथ्स का एवरेज इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए. फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये हम लोग का किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है. फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है तुम लोग को बता चुका है. फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में 2 कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग के अंदर में खाली एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इजी, एकदम इजी, सब तुम लोग को आता है. तुम लोग के लिए अच्छा है कि रिवीजन हो रहा है, बल्कि 12 का. मतलब देखो कितना बढ़िया, 12 का रिवीजन भी हो रहा है और फाउंडेशन के लिए पढ़ाई भी हो रहा है ना. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग को बता चुका है कि फिक्स्ड के अंदर में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है, खाली कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड अगर कोई विथड्रॉवल हुआ कैपिटल का अगेंस्ट कैपिटल, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. और इसमें आ जाएगा अदर्स. अदर्स जैसे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे उसका आंसर देना. अभी अपने को पता था कि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा था, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो डेबिट करेगा फर्म. टू कौन सा अकाउंट लिखता है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए? बोलो. पार्टनर्स लोन,
चलो वेरी गुड, आंसर आ गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन, पार्टनर है, अब की बार फर्म लोन दे रहा है, अब की बार फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा पार्टनर इंटरेस्ट देना चाहिए फर्म को। पार्टनर विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है, मेरे मतलब फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो फर्म क्या एंट्री करेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख सकते हो, उससे पता चल जाता है फर्म के लिए इनकम है। यहाँ डेबिट क्या होगा, नो विशाल गलत, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट नहीं होता, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट वेदिका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस मेथड, कि हम लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हैं या ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, है ना। इसमें बच्चा लोग गलती कर देता है, तो याद रखना कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके अंदर में इंटरेस्ट जो होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम लोग काट लेते हैं, पार्टनर के अपने करंट अकाउंट से काट लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और एक और चीज सीखे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया या रेंट एटसेट्रा हो गया, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और बाकी जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन एटसेट्रा, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस चीज को अपने को पीएल अकाउंट में दिखाना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग को इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। करेक्ट, सबको समझ आया। मेरे ख्याल से ये चीज तो सबको क्लियर होगा जो भी 12 के लिए पढ़ाई किया है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को आता है, एंट्री अपने को पता है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं अपने, है ना, और उसको क्लोज कर देते हैं पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे देखो एक ही एंट्री दी है, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों किया है बता दे रहा है, सुनो। अपने एंट्री क्या करते थे, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है तो इसको हम लोग डेबिट करते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री करते थे। उसके बाद इसको क्लोज करते थे, क्लोज करने के लिए अपने एंट्री करते थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते थे क्लोज करने के लिए। अब अगर इन दोनों एंट्रीज को हम लोग क्लब कर दें, इफ वी क्लब बोथ दी एंट्रीज, तो मेरे पास क्या बच के आएगा, देखो, यहां पे इसको डेबिट किया और यहां पे इसको क्रेडिट किया, तो मेरे पास क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही तो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो बहुत बच्चा लोग ऐसा पूछ लेता है कि भैया ये एंट्री तो हम लोग 11 में ऐसा पढ़े थे, फिर ऐसा पढ़े थे, लेकिन बुक में तो ऐसा दिया है। तो उनको समझाना पड़ता है, देखो बुक में ऐसा क्यों दिया है, इस रीजन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ क्या पढ़ा लिखा है वो पढ़ लो। Subject to contract between the partners, interest on capitals is to be provided out of profits only. मतलब क्या बोल रहा है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, है ना। अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सेम सैलरी के साथ है ना। बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जो अपने पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है एप्रोप्रिएशन के लिए, उस टाइम क्या करो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वाई रेशियो ऑफ कैपिटल? क्योंकि इंटरेस्ट रेशियो ऑफ कैपिटल पे ही मिलता है ना। तो अपने ये चीज जानते हैं, इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट देन एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, है ना। और एक्चुअल में खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। जैसे अपने को पता है लास्ट टाइम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, जो अपने रिवीजन क्लास में डिस्कस किए क्रैश कोर्स में अपने, कि यहां से प्रॉफिट आया और यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आया और यहाँ आईओसी दिया हुआ था, बट इन दोनों को मिला लेते हैं ना तो इससे कम है, तो अपने क्या करते थे, अपने इन दोनों को ऐड करते थे और उसको इस रेशियो में बांट देते थे। कोई कोई बच्चा लोग इसके अंदर क्या गलती किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रेम्युनरेशन ऐड किया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस किया, फिर बोलता भैया ये अप्रोप्रिएशन करना है, अब इसको इस रेशियो में बांटो। नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। अपने को क्या करना है, अपने लिए ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अपने क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो और इस रेशियो में बांट दो, ठीक है ना। ऐसा मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम आया होगा एग्जाम में, और मैक्सिमम बच्चे लोग ये गलती करके आए हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन सॉल्व्ड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट मेथड अपना डिस्कस किया हुआ है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, तो दो तरह का ड्राइंग्स आते हैं, एक होता है इवन ड्राइंग्स और एक होता है ऑड नहीं अनइवन ड्राइंग्स। इन दोनों में फर्क क्या है, इवन ड्राइंग्स में क्या होता है कि कोई भी दो ड्राइंग के बीच में the interval between any two drawings is same, is constant, and amount withdrawn is also constant, या amount withdrawn is same। जैसे अपने क्या करते थे कि A withdrew ₹5,000 at the beginning of every month या at the end of every quarter, तो उसमें क्या होता था, कोई भी दो ड्राइंग के बीच में पीरियड सेम है। अनइवन में क्या होता है कि अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया अमाउंट। इसमें एक और खासियत था, अमाउंट भी सेम होता था। इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अमाउंट डिफरेंट होता है, इसमें अमाउंट डिफरेंट होता है ना। तो अपने प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे, प्रोडक्ट मेथड में अपने क्या करते थे, प्रोडक्ट निकाल लेते थे, है ना। और प्रोडक्ट क्या होता था, अमाउंट विथड्रॉन या ड्रॉइंग्स, याद है कि नहीं तुम लोग को, मल्टीप्लाइड बाई number of months for which that amount is withdrawn, number of months for which amount is withdrawn। तो पहला ड्राइंग्स अगर हम लोग से यहाँ पे जैन टू दिसंबर है, यहाँ पे जैन टू दिसंबर है, तो अगर 1 मार्च को पहला ड्राइंग्स किए तो अपने ड्राइंग्स किए मार्च टू दिसंबर के लिए, मतलब फॉर 10 मंथ्स, है ना। तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या होता है कि जिस तारीख को विड्रॉ किया है ना, उस दिन से लेके लास्ट डे तक देखो ईयर एंड के कितना मंथ्स या कितना डेज बचा है, उसको अपने बोलते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। उसमें अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं इस अमाउंट को। जैसे यहाँ पे 500 विड्रॉ किया 1 मार्च को, 400 विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, 600 विड्रॉ किया 30 जून या 1 जुलाई को। तो अपने उसको क्या किए, उसको से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिए। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 महीना का।
इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 महीना का, जो हम तुम लोग को मैथमेटिकली करके दिखा चुका है कि मैथमेटिकली ये कैसे निकलता है, मतलब मैथमेटिकली ये प्रोडक्ट क्यों है ऐसा। तो आई गेस ये भी तुम लोग से हो जाएगा। गारंटी ऑफ मिनिमम पार्टनर्स, ये एक टॉपिक था, बढ़िया टॉपिक था अपने पास। ये एक टॉपिक था, बढ़िया टॉपिक था अपने पास। देखो इसमें क्या करते थे अपने कि या तो 2 टॉपिक था इसके अंदर भी, कि या तो ऑल दी पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर को गारंटी दिया है, या फिर फर्म किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया है, ठीक है, या फिर ऑल दी पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया है। और इसके अंदर में गारंटी का रेशियो नहीं दिया रहता था, मतलब जो डेफिसिट होता है ना, डेफिसिट, उसका रेशियो नहीं दिया था। डेफिसिट मतलब कि अगर जो पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उससे कम प्रॉफिट उसका आया, तो उस प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, उस प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, ये नहीं दिया हुआ होता था। तो अपने मान लेते थे कि ये रेशियो होगा पीएसआर। इसमें अपने क्या करते थे, जिस पार्टनर को गारंटी प्रॉफिट देना है ना, पीएल एप्रो के अंदर में पहले उसको उतना प्रॉफिट दे देते थे, और बाकी पार्टनर्स को क्या करते थे, उनके पीएसआर में रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये मेथड था। तुम लोगों को मेथड याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो एक केस था कि अगर सारे पार्टनर मिलके अपने पीएसआर में गारंटी दिया किसी एक पार्टनर को, या फिर फर्म किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया, तो अपने क्या करते थे, उस गारंटी वाला का शेयर निकाल लेते थे एज पर पीएसआर एंड एज पर गारंटी, उसको कंपेयर करते थे। अगर देख रहे थे उसका कम प्रॉफिट का शेयर आ रहा है तो गारंटी वाला उसको दे देते थे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता था ना, रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके पीएसआर में बांट देते थे, राइट। दूसरा केस क्या होता था, दूसरा केस क्या होता था, दूसरा केस होता था कि कोई वन पार्टनर हैज गिवन गारंटी, वन और मोर पार्टनर या ऑल द पार्टनर्स हैज गिवन गारंटी टू अनदर पार्टनर, टू वन पार्टनर, बट नॉट इन देयर पीएसआर। मतलब बोल रहा है कि अगर तुमको गारंटी नहीं मिला, तुमको 70,000 का प्रॉफिट गारंटी करते हैं, अगर 70,000 प्रॉफिट नहीं हुआ तो जितना कम हुआ ना वो हम लोग बियर करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, पीएसआर नहीं। इस केस में हम लोग को रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता था, इस क्वेश्चन में अपने को रेशियो दिया रहता था। से फॉर एग्जांपल की बोलता कि अगर इसका 70,000 से जितना कम प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे या इक्वली अपने पोर्शन से देंगे। उसमें अपने क्या करते थे, उसमें अपने नॉर्मल पीएल एप्रो बनाते हैं, और फिर यहाँ पे एड लेस करके दिखाते थे। उसके अंदर बेसिकली होता क्या था ना, कि पहले तो प्रॉफिट बांट दिया सब पार्टनर में, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे कि जो पार्टनर डेफिसिट बियर कर रहा है उसको डेबिट करते थे, और जिसको डेफिसिट देना है, मतलब जिसको गारंटी मिला था, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते थे उस अमाउंट से जितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए, है ना। ये सब के ऊपर ना अपने एक सम्स करेंगे आफ्टर दिस चैप्टर, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर गेट्स ओवर। अपने उसके ऊपर एक पेपर करेंगे, 1-2 घंटा का क्लास रखेंगे, उसमें ना सब क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो अपने को पूरा याद रहेगा कि अपने क्या क्या किए। इसमें दिखा रहा है अगर अपने साल के बीच में कोई कैपिटल दिया या कैपिटल विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए। ये भी देखो लोग प्रोडक्ट मेथड से करता है, बट हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करने का जरूरत नहीं है इसको, हम लोग इसको नॉर्मल वे से कर सकते हैं जो अपने सीख चुके हैं पहले, है ना। अपने ये सब वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपने ये सब वापस से सम्स कर लेंगे, सम्स करेंगे तो अपने को सीख सीख जाएंगे अपने। आगे देखो, आगे बाकी इलस्ट्रेशंस है, इफेक्टिव कैपिटल वगैरह, ठीक है। ये सब सम अपने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब सम करेंगे, अभी थोड़ा थ्योरी में आ जाते हैं, ठीक है? 5 मिनट्स का थ्योरी कर लेते हैं। चलो तुम लोग को आंसर करना है, बस अपने ये ट्रू और फॉल्स आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी इस चैप्टर में बचा है क्वेश्चंस है या कुछ भी है वो अपने नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग को आंसर करना है, बोलो। इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इक्वली शेयर होना चाहिए। 2 नंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड्स टू बी सेम। फॉल्स। फॉल्स भैया। फॉल्स ना? इसका आंसर देखो क्या दिया है। Profit sharing can be different from that of capital introduced by each partner. Not necessary that partner contributing more capital should have higher profit sharing ratio and vice versa. समझ आया तुम लोग को? इसमें ट्रू लिखा है। बिकॉज यहाँ नीड नॉट सेम लिखा था। समझ आया? तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट अपने को जजमेंट पे नहीं आना। क्या बोला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। तुम लोग फॉल्स बोला था क्योंकि तुम लोग नॉट को नहीं पढ़ा, ये ट्रू होगा तुम लोग को। लेकिन समझ में आ गया, मेरे को पता ये चीज क्या है ना? राइट आंसर दिया तुम लोग। अगर नीड नॉट होगा तो ट्रू होगा ये। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। फॉल्स भैया। फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड, अपने को पता है। एलएलपी में होता है, लेकिन याद रखना एलएलपी में ना आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने को। आगे देखो, अ पार्टनर कैन एडवांस लोन टू पार्टनरशिप फर्म इन एडिशन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ट्रू भैया। ट्रू, वेरी ट्रू गुड। ट्रू। हाँ, लोन दे ही सकता है, क्या दिक्कत है? अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। डीड में मेंशन्ड होना चाहिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। If a partner does not take part in day-to-day business activity, then he is not entitled to any share of profit. फॉल्स भैया। False. पार्टनरशिप के अंदर मेन मोटिव है कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होना चाहिए। सॉरी, नॉट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए कोई भी रेशियो में, जो रेशियो गिवन हो, ठीक है ना? Interest should be paid at the rate of 6% per annum on partner's loan, even if it is not provided in the partnership deed. True. ट्रू। Very good. True. Very good. Very good. Husband and wife cannot be partners in the same firm. फॉल्स। ऐसा कभी पढ़ा है क्या हम लोग? False. ऐसा कभी नहीं पढ़ा हम लोग। फॉल्स। पता चला हस्बैंड बना, वाइफ नहीं बनी, वाइफ उसका मर्डर कर देगी उसी दिन। चलो, वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट। False. देखते हैं, पहले ये देखो, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। ट्रू। One senior partner is principal and other partners are his agents. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ। True, there is no senior or junior partner. Every partner is agent. ठीक ही तो बोला था, फॉल्स ही तो होना चाहिए। ट्रू क्यों लिखा है इसमें? रीडिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? One senior partner is principal and other partners are his agents. कोई सीनियर जूनियर होता है क्या पार्टनरशिप में? नहीं। कोई सीनियर नहीं। जूनियर नहीं होता है ना? तो कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर का एजेंट हो सकता है। ये बोलना क्या चाह रहा, सुनो, ये हर पार्टनरशिप फर्म की तरफ से नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक सीनियर पार्टनर प्रिंसिपल और दूसरा पार्टनर उसका एजेंट है, या एक सीनियर पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट है, ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन समझ आया?
सीए के अंदर में बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो समझना पड़ेगा अपने को। क्या लिखा है, वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट, ऐसा हो सकता है क्या? इसका आंसर ट्रू है। क्यों है? क्योंकि सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर का एजेंट हो सकता है। समझ आया ये वाला चीज? हाँ समझ आ गया ना? यस अच्छा, ये एमसीक्यू दिया है, आज करें कि नेक्स्ट डे करें? आज ही कर लेते हैं। बाकी लोग कोई आज ही कर लेते आज सर। ही करते हैं। आज ही कर लें क्या? यस सर। तुम लोग इसके बाद कोई क्लास है क्या सीए फाउंडेशन का? भैया इको क्लास इको है। का, हाँ इको का है। तो इको है ना इको का है। 12:30 पे क्या? हाँ भैया। तो 12:30 तो हो गया, बोलो आज करें कि नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे भैया करते हैं। फिर कर नेक्स्ट डे करें ना? हाँ हाँ यस सर। तो चलो नेक्स्ट डे इसको करेंगे। आज तुम लोग को ये मटेरियल हम भेज नहीं रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने डिस्कस करेंगे, मजा आएगा इसको डिस्कस करने में, ठीक है? ओके भैया। नेक्स्ट डे क्लास शुरू होगा। नेक्स्ट डे में अपने क्या करेंगे सुनो, नेक्स्ट डे में अपने एमसीक्यूज करेंगे एंड फ्यू क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो तुम लोग का 12 का रिवीजन भी हो जा रहा है और चैप्टर कंप्लीट भी हो जा रहा है, फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन भी हो जा रहा है, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर द क्लास। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो ना सीए कोर्स को लेके या इस चैप्टर को लेके या कोई भी चैप्टर को लेके, तुम लोग मेरे को कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलो, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।